Hello students, this is the next video of chapter 4, and in this video we are going to discuss about the impact of globalization on agriculture. But before starting that paragraph, little paragraph was left in food security for the discussing. Get complete first that paragraph and then we will complete the impact of globalization. So let's see that what has given in this paragraph about the land degradation and what one more important reason which is caused the degradation of land. So one important reason is land degradation. Free power to a section of farmers has encouraged them to pump groundwater to grow water intensive crop in low rainfall area, राइस इन पंजाब, शुगर केन इन महाराष्ट्र। तो अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आती है, कारण आता है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है कि वो चूँकि सरकार की तरफ से जो मुफ्त बिजली किसानों को दी जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं कि सिंचाई करने के लिए अपने अनाजों को सींचने के लिए वो पानी का यूज ज़्यादा करते हैं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके इसके लिए वो ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं थ्रू द ट्यूबवेल लगवा लेते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर की पंपिंग की जाती है और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम होता जाता है। और इन क्षेत्रों में किया जाता है जैसे कि जहाँ पर कम बारिश होती है, जैसे पंजाब है जो राइस के लिए ज़्यादा फेमस है, शुगर केन के लिए महाराष्ट्र, तो इन क्षेत्रों में इस तरह से ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है बिकॉज दिस क्रॉप्स नीड मोर इरिगेशन, क्योंकि इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं इनको इरिगेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है एंड दैट इज़ वाई फार्मर्स यूज्ड ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेटिंग देयर क्रॉप्स। तो दिस इज़ ऑल्सो वन बिग रीज़न टू डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड। This unsustainable pumping has reduced water storage in aquifers, और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से होंगे तो जो वाटर लेवल है नीचे का वो कम होता जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली मैनी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हैव रन ड्राई, और जो पहले के कुएँ हैं ट्यूबवेल्स हैं वो क्या होंगे, सूखने लगेंगे क्योंकि नीचे ही पानी का जो स्रोत है वो नीचे है, और जब स्रोत ही ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि तब ये ट्यूबवेल्स या वेल्स जो हैं इसमें पानी रहेगा नहीं एंड दिस हैज़ पुश्ड द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आउट ऑफ कल्टीवेशन। तो जो छोटे किसान हैं जो बहुत ही जिनके पास बहुत कम ज़मीनें हैं और जो अपने इन ज़मीनों पर जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं और वो अपने सिंचाई के लिए इन्हीं कुओं पर डिपेंड रहते हैं, उनके पास तो सिंचाई करने के लिए पानी ही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो कृषि से दूर होते जाएंगे। उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन रहते हुए भी वो कृषि उस पर नहीं कर पाएंगे और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगता है। द बिग फार्मर्स विद डीपर ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर बट मैनी अदर फेस अ वाटर क्राइसिस। कुछ जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उनके जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो ज़्यादा गहराई तक खोद करके उनकी पंपिंग की जाती है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे तक रहता है और उनके जो ट्यूबवेल्स होते हैं उसमें तो पानी अभी भी रहता है, लेकिन जो और भी कुएं हैं और भी ट्यूबवेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा डीप खुदाई नहीं किए गए हैं, वहाँ पर ये क्राइसिस, ये संकट स्थिति बनी हुई है पानी की, जिसकी वजह से किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है और वो अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ आल्सो एक्ट एज अ डिसकनेक्टिव टू द फार्मर। तो कहीं ना कहीं माने पानी का सही से इनएडिकेट न होना, असमानता होना पानी में, कहीं पानी ज़्यादा मिल जा रहा है तो वहाँ के किसान बेहतर कृषि कर पा रहे हैं, कुछ किसानों को बिल्कुल पानी ही नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ के किसान बिल्कुल एग्रीकल्चर लेस हो जा रहे हैं। और दूसरी एक और भी प्रॉब्लम आती है कि जो वो अपना अनाज बेचने के लिए उनको बेहतर मार्केट नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने अनाज को बेहतर दामों पर बेच पाएँ। तो ये सारे जो क्राइसिस हैं किसानों के सामने आ रहे हैं। तो जो भी प्लान्स लाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उस प्लान्स का बेहतर यूज़ तो बिग फार्मर्स कर लेते हैं, लेकिन छोटे फार्मर्स उसका
यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए सिर्फ नेचर पर ही डिपेंड रहते हैं। और नेचर की चीज़ें जब समाप्त हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको आने में समय लगेगा, और इस तरह से ये किसान बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करते हैं। Thus the farmers are badly affected by the uncertainties of production and market। तो इस तरह से सही में उनको वो चीज़ें, उन जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट या सब्सिडीज़ दी जा रही हैं वो भी उनको नहीं मिल पाती हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में बेहतर दामों पर नहीं मिल पाता है। They suffer from a double disadvantage as they pay high prices for inputs such as HYV seeds, fertilizers, its। अगर वो खेती करना चाहें भी तो उसके लिए उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीदने होते हैं, फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं, तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। बट लाइक द बार्गेनिंग पावर टू फिक्स प्राइसेस इन देयर फेवर, ऑल द प्रोडक्शन रीचेज द market stimulation, and the higher the supply the lower is the demand, and this cause distress sale also। Therefore there can be no food security without the security of the small farmers। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसान जो भी इतने लागत लगाकर वो अपना एग्रीकल्चर करता है, इसके बाद जब वो मंडी में लेकर जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी और भी फार्मर्स अपने अनाजों को लेकर के रहते हैं, जिसकी वजह से उनको उतनी कीमत नहीं मिल पाती है जितनी कीमत वो कम से कम लगाए रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट क्रॉप्स, तो वो भी नहीं मिल पाती है। और इस तरह से कहीं ना कहीं उनके सामने भोजन का संकट उठने लगता है। और इसी को हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे उनके पास वो सारी सुविधाएं ख़त्म हो जाती हैं और वो कृषि से हटने लगते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर सफरिंग फॉर द फूड क्रेन्स इन द फ्यूचर। तो इन्हीं लोगों, ऐसे ही जो फार्मर्स होते हैं, छोटे फार्मर्स होते हैं, वो धीरे धीरे अपने ज़मीन को खो देने के बाद, अपने एग्रीकल्चर को खो देने के बाद अब उनके पास कोई और सोर्सेज नहीं रहता है जहाँ से वो भोजन प्राप्त कर सकें, एंड दैट इज़ वाई दिस फूड सिक्योरिटी वर्क फॉर दिस टाइप पीपुल। इस तरह से जो फूड सिक्योरिटी है वो काम करता है इन गरीबों के लिए, कि ताकि इन गरीबों को भी भोजन मिल सके, ये भी भूखे न रहें। तो दीज आर सम रीजन्स विच इज़ फेसिंग द फार्मर्स, एंड वी अंडरस्टैंड दैट वाई बीइंग अ बिग लार्जर फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर is not more success। So these are the some reasons which we try to understand related to the farmers and related to the agriculture। Now next we will see that impact of globalization on agriculture। मीन्स ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि विश्वव्यापी, यानी कि जो भी चीज़ें आप प्रोडक्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, तो उन चीज़ों की डिमांड विदेशों में भी बढ़ती है, देश विदेश में उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है। और वो डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि उस चीज़ की सबसे बड़ी वजह होती है कि दैट थिंग्स क्वालिटी मस्ट बी गुड, कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट गुड क्वालिटी दैट थिंग इज़ मोर डिमांडेबल ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। यानी जब चीज़ें अच्छी होती हैं, गुड क्वालिटी की होती हैं, तो उस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो विदेशों में व्यापार के लिए भेजी जाती हैं और उसकी डिमांड ग्लोबल स्तर पर बढ़ने लगती है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये कोई आज की बात नहीं है या कोई नया ये फिनोमेना नहीं है। दिस इज़ रन बाय इन एंशियंट टाइम। या प्राचीन समय से चला आ रहा है कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, और व्यापार सिर्फ सामानों का ही नहीं होता है, व्यापार अपने कल्चर का होता है, लैंग्वेजेज का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइजेशन जिसकी की जाती है विश्व स्तर पर, उसका असर पड़ता है। सिर्फ एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक देश से दूसरे देश आदान प्रदान होती रहती हैं। तो एग्रीकल्चर किस तरह से एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करता है, किस तरह से इसकी डिमांड बढ़ती है और कैसे यह इम्पैक्ट डालता है ग्लोबल लेवल पर अपने डिमांड की। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू फिनोमेना
इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन सिस्टम है इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, या कोई नई चीज़ नहीं है। ये तो जब हमारा देश गुलाम था, यानी भारत पर जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय भी ग्लोबलाइजेशन सिस्टम चल रहा था। In the 19th century, where European traders came to India, at that time too, Indian spices were exported to different countries of the world. मीन्स हम जानते हैं कि इंडिया जो है वह स्पाइसेस के दृष्टिकोण से सबसे आगे जाना जाता है। भारत के जो मसाले हैं वो विश्व भर में निर्यात किए जाते हैं और इसकी बहुत डिमांड रहती है। तो यूरोपियन जो हमारे देश में आए थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे यहाँ के स्पाइसेस को देख करके, और इन चीज़ों ने इस एग्रीकल्चर ने विदेशियों को, फॉरेनर्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। और एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर इनकरेज टू ग्रो दिस क्रॉप्स। और चूँकि ग्लोबल स्तर पर डिमांड थी स्पाइसेस की ज़्यादा, इसलिए जो फार्मर थे साउथ इंडिया के वो इस तरह के क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगे, क्योंकि इससे उनको बेहतर बेनिफिट हो रहा था। एंड टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और यह तभी से नहीं बल्कि आज भी हमारे यहाँ के मसालों की, इंडिया के मसालों की आज भी डिमांड उसी तरह से है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट्स of India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industry. हमारे देश में जो कॉटन है या स्पाइसेज हैं, इंडिया इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर द रॉ मटेरियल। तो हमारे यहाँ के जो चीज़ें जैसे कॉटन हुआ, स्पाइसेज हुआ, यहाँ की ये चीज़ें बहुत ही फेमस थी और बहुत बेस्ट क्वालिटी की रहा करती थी, जिसकी वजह से इनकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा होती थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रेन, जब ये ब्रिटिश शासन आए हमारे देश में, तो उनको जब पता चला कि भारत के जो कॉटन हैं उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, तो वो यहाँ से कॉटन अपने देशों में भेजा करते थे। यहाँ के रॉ मटेरियल कॉटन को अपने देशों में भेजते थे, और वहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उससे वो वहाँ कपड़े बनाए जाते थे, और फिर उन्हीं कपड़ों को यहाँ पर ला करके ऊँचे दामों पर बेचा जाता था। Cotton textile industry in Manchester and Liverpool flourished due to the availability of good क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। और इस तरह से जो ब्रिटेन के दो ऐसे शहर, एक था मैनचेस्टर और एक था लिवरपूल, वहाँ पर ये जो कॉटन टेक्सटाइल लगी हुई थी वह बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी, क्योंकि भारत से जो कॉटन जाता था उससे वहाँ बेहतर क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते थे, क्योंकि A1 क्वालिटी के होते थे भारत के जो कॉटन होते थे। यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। बिहार के आंदोलन को तो तुम लोग जानते ही होगे, जो चंपारण मूवमेंट से फेमस हुआ था ड्यूरिंग 1917 में। ये किस चीज़ को लेकर मूवमेंट हुआ था? रीज़न तो यही था कि दिस वॉज द स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो एक तरह का जो इंडिगो है, जिसको नील की खेती कहते हैं, इसको उस टेक्सटाइल में यूज करने के लिए, उस इंडस्ट्री में यूज करने के लिए ये कलर जो था वो यहाँ पर उगाने के लिए चंपारण के जो बिहार के जो किसान थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो की खेती करें, जबकि किसान नहीं चाहते थे कि वो इसकी खेती करें। विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन, और वो उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भेजा जाता था जो कि ब्रिटेन में थे। एंड दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज़। और इस तरह से किसानों को विवश होकर के इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी, और वो अपने परिवार के लिए अनाज भी ग्रो नहीं कर पाते थे। एंड दीज आर द सम आल्सो रीज़न विच अफेक्टेड इंडियाज़ एग्रीकल्चर। So students, rest part we will discuss in another video. Till then, bye.